पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। अलादीनो की जिंदगी का सुनकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। वहीं ममता दीदी की गिरफ्तारी की खबर मेरे लिए सुहाने रूह से कम न थी। दुश्मन मुल्क की एजेंट होने के बावजूद उन्होंने मुझे जितनी मोहब्बत और शफकत से नवाजा था वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मगर अफसोस ये था कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वो भारत की मुहिब वतन शहरी थी। मेरी हकीकत जानने के बाद ही उन्होंने मेरी मदद की थी, वरना इससे पहले वो मुझे गिरफ्तार करने में पेश रही थी। अब मैं इंडिया की फौजी अदालत में जाकर उसका मुकदमा तो लड़ नहीं सकता था, सिर्फ कुड़ सकता था या उनके लिए अल्लाह पाक से खैरियत की दुआ मांग सकता था। इंडिया में अब मुझे 2 मिशन दरपेश थे, डीनो को रिहा कराना और विघ्नेश शुक्ला का खात्मा। पहली बार इंडिया के मिशन ने कुछ ज्यादा ही तूल खींचा था, जिसकी वजह लॉरा ब्राउन और परमा का अपने बाप से बदगुमानी थी। अगर सिर्फ धीरेंद्र शुक्ला को कत्ल करना होता तो मुझे इतनी मुश्किल पेश न आती। किसी को कत्ल करने के लिए एक स्नाइपर कई चोर मकाम ढूंढ लेता है। अंसारी साहब ने इस बार मुझे हवाई रास्ते से जाने से मना कर दिया था। उन्हें मिलने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक बहुत सख्त चेकिंग हो रही थी। मैं सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद अपनी जगह से निकल आया था। परी का तोहफा मैं अपनी अलमारी ही में छोड़ आया था, क्योंकि इतनी कीमती घड़ी को ऑपरेशन में साथ फिराना बेवकूफी थी। साइलेंसर लगा जस्तावा 30 बोर पिस्तौल मेरे पास था। मैं सीधा बस अड्डे पहुंचा और वहां से बाग जाने वाली वैगन पकड़कर बाग रवाना हो गया। दोपहर को मैं बाग पहुंच गया था। आगे 76 तक का चंद किलोमीटर रास्ता एक डाटसन के अकब में लटक कर तय किया। वहां मुतल्लिका यूनिट में रिपोर्ट करके मैंने मेहमान खाने में रात गुजारी। अगले दिन यूनिट की गाड़ी मुझे अपने बटालियन हेडक्वार्टर तक छोड़ने गई। बटालियन हेडक्वार्टर करीबन 22 किलोमीटर दूर था, जिसे बहादुर कैंप कहते थे। वहां तक उमूमन पैदल जाया जाता, अलबत्ता खुश्क राशन और ताज़ा राशन, जिसे फौज में फ्रेश कहा जाता है, उसके लिए गाड़ी चलती थी। मैं भी फ्रेश की गाड़ी ही में बैठकर ऊपर तक पहुंचा। गो मुझे पैदल चलने में कोई मसला नहीं था कि जिस्मानी मेहनत से मैं घबराने वाला नहीं था। रास्ते में ड्राइवर के साथ गपशप होती रही। उसकी जबानी मालूम हुआ कि सरहद पर हालात काफी कशीदा थे और 2 तरफा फायरिंग आए रोज का मामूल था। पाक इंडिया सरहद पर ये झड़पें मामूल का हिस्सा हैं। कभी इनमें तेजी आ जाती है और कभी हालात ठंडे हो जाते हैं। मुल्क के सियासी हालात, दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के हालात, बैनुल-अक़वामी मसाइल, 2 तरफा क्रिकेट मैच वगैरह वो बुनियादी मसाइल हैं जो इन झड़पों में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इसी तरह जवानिब में जब आला सतह के किसी अफसर की तब्दीली और उसकी जगह नए कमांडर की आमद या नई बटालियन की तैनाती भी झड़पों में इजाफे का बायस बनती है, क्योंकि नए आने वाले आला अफसर की कोशिश होती है कि आते साथ ही दुश्मन पर रोब दाब बिठाया जाए। बहरहाल दोनों ममालिक को ये दुश्मनी विरसे में मिली है, और अगर हम अपनी बात करें तो तकसीम के बाद दुश्मन की तरफ से मुसलसल नाइंसाफियों का सामना, दुश्मन का पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करना, तकसीम के वक्त मुसलमान खानदानों के साथ बहिमाना सलूक करना, कश्मीर पर नाजायज कब्जा, कश्मीरी मुसलमानों को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखना, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की पुष्टपनाही, जिसके बेशुमार शवाहिद अफगान सरहद पर नजर आते रहते हैं, और आलमी सतह पर हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ रहना। ये ऐसे अवामिल हैं जिनके होते हुए इंडिया को हम कभी दोस्त तस्लीम नहीं कर सकते। गो लिबरल और दीन बेजार तबके की तरफ से अमन की आशा, दोस्ती, भाईचारे और इस तरह की काफी बातें सुनाई देती हैं, मगर ऐसी बातें करने वाले भूल जाते हैं कि ये बकवासियात 2 कौमी नजरिए ही से मुतसादिम नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी मुनाफी हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी थी।
सर्दियों में तो उस सरहद को पार करना ज्यादा मसाइल पैदा करता है, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्ते बंद होते हैं। ना तो तेजी से हरकत करना मुमकिन रहता है, ना अपनी हरकत पोशीदा रखी जा सकती है कि बर्फ पर पांव के वाज़े निशान बनते हैं जिनसे रहनुमाई लेते हुए दुश्मन आसानी से ढूंढ सकते हैं। जबकि गर्मियों में दुश्मन की चहल पहल ज्यादा होने के बावजूद बच निकलने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। जूं जूं हम बुलंद होते गए गर्मी का जोर टूटता गया, यहाँ तक कि बहादुर कैंप जाकर अच्छी खासी सर्दी महसूस होने लगी। पहाड़ी इलाके से मेरे देरीना ताल्लुकात थे, इस वजह से मुझे अच्छी तरह मालूम था कि किस किस्म के मौसमी हालात से पाला पड़ सकता है। इस वजह से जर्सी और कोट वगैरह मेरे बैग में मौजूद थे। गाड़ी के लिए रास्ता निहायत खराब था, इसलिए 22 किलोमीटर का मुख्तसर फासला तय करते हुए भी हमें करीबन 2 घंटे लग गए थे। मेरे गाड़ी से उतरते ही रेजिमेंट पुलिस के हवालदार ने खुशामदीद कहा और मुझे सूबेदार मेजर के पास ले गया। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद उसने मुझे तशरीफ रखने की दावत दी और चाय मंगवा ली। वो बोले, अरसलान साहब, मेरे ख्याल में तो सरहद पार करने के लिए हालात बिल्कुल मौजू नहीं। मैंने अपना नाम अरसलान बताया था, क्योंकि अपने आदमियों के सामने भी हमें असल नाम जाहिर करने की इजाजत नहीं होती। इस मकसद के लिए हमारे फर्जी शनाख्ती कार्ड बनते हैं, और ये मैंने हालिया कोर्स में ही सीखा था। इसी वजह से सूबेदार मेजर अब्दुल कय्यूम को अपना तारुफ फर्जी नाम ही से करवाया था। इस मजबूरी से हमारे भाई अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, इसलिए ज्यादा तजस्सुस से गुरेज करते हैं। कय्यूम साहब ने भी मेरी जात के मुताल्लिक कोई सवाल न पूछा। मैंने फलसफियाना लहजे में कहा, सर, मिशन मौजू हालात का मुंतजर नहीं होता। वो मोतरिज हुए, बोले, मेरा ख्याल है हर मिशन के इरादे में कामयाबी को सर फहरिस्त रखा जाता है, और ऐसे हालात में आप जान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं मुस्तफसिर हुआ तो क्या करना चाहिए। वो वजाहत करते हुए बोला, चंद दिन पहले कश्मीरी मुजाहिदीन ने इंडिया की 2 पोस्टों पर हल्ला बोलकर वहां मौजूद पूरी नफरी का सफाया कर दिया और एमुनिशन और हथियार भी उठा कर ले गए। इस वजह से दुश्मन ने सरहद पर न सिर्फ ज्यादा नफरी तैनात कर दी है, बल्कि गश्तों की तादाद और दौरानिया भी पहले से बढ़ गया है। ताजा हादसा हुआ है, इस वजह से दुश्मन ज्यादा चौकस है, बल्कि सच कहूं तो डरा हुआ है। और ऐसी हालत में चौकसी और चौकन्नापन निचले दर्जे की सिपाह तक में फैल जाता है। मैंने कहा, तो क्यों ना दोमेल या गुलतरी या उस जानिब से कोशिश करूं। मैंने कारगिल वाली सरहद का नाम लिया। वो इत्मीनान से बोला, महीना भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अब तक बर्फ मुकम्मल नहीं पिघली होगी और दुश्मन से ज्यादा बर्फ से खतरा होगा। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसने मशवरा देते हुए कहा, 1-2 दिन हमारे पास रहकर हालात का जायजा लो, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। बाकी सच कहूं तो आजकल दुश्मन ने हमें भी सख्त बेआराम किया हुआ है। शदीद फायरिंग का तबादला मामूल की बात है। मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा, फिर मुझे किसी अगली कंपनी में भिजवा दीजिए। बटालियन की कंपनियां निस्फ चांद की शक्ल में आगे तैनात थीं, जबकि बटालियन हेडक्वार्टर 4 कंपनियों के दरमियान और अकब में लगा हुआ था। उसने पूछा, क्या पहले इस तरफ आना हुआ है। मैंने साफ गोई से कहा, केदा गली की तरफ से 2-3 बार जाने का मौका मिला है। उसने पसंदीदगी से सर हिलाया, बोला, बिल्कुल, केदा गली का नाला बाकी अतराफ से ज्यादा मुनासिब है। मैं भी आपको उसी जानिब से सरहद पार जाने का मशवरा देता। आप फिलहाल आराम करें, मैं कमांडिंग ऑफिसर से इजाजत लेकर सुबह आपको केदा गली भिजवा दूंगा। रात मैंने बहादुर कैंप में गुजारी। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक नईम से भी मुलाकात का मौका मिला। थोड़ी देर गपशप की और फिर उन्होंने मुझे सोने की इजाजत दे दी। फायरिंग का सिलसिला शाम की अजान से पहले शुरू हुआ, जो वक्फे से रात भर जारी रहा। दुश्मन की विकर्स और लाइट मशीन गन की तड़तड़ाहट के जवाब में हमारी LMG और 12.7 mm का गरजना रिहायशी बंकर के अंदर भी वाज़े सुनाई दे रहा था। दौरान ड्यूटी सरहद पर ये आवाजें मामूल की बात है, और ऐसे ही हालात एक तरबियत याफ्ता फौजी और सिविल के माबैन फर्क का सबब बनते हैं। कोई सिविल आदमी शायद ऐसे आवाजें सुनकर खाना पीना ही छोड़ दे, जबकि तरबियत याफ्ता फौजी अपने शोहदा साथियों की खून चुका लाशें देखकर भी घबराता नहीं। मैं भी एक फौजी ही हूँ, इसलिए इन आवाजों ने मेरी नींद पर कोई खास असर नहीं डाला था। अगले दिन नाश्ते के बाद मैं 5 अफराद की टोली के हमरा केदा गली रवाना हुआ, जो वहाँ 6-7 किलोमीटर दूर थी। हम आराम से चलते हुए घंटे 1.5 में वहाँ पहुँच गए। पहाड़ी इलाके में चलने का तजुर्बा काफी ज्यादा था, इसलिए मैं साथियों से पीछे नहीं रहा। दौरान गुफ्तगू ये भी मालूम हुआ कि गुज़श्ता चंद दिनों में उनके 4-5 जवान जख्मी हो चुके थे, और उन दिनों नक्लो हरकत के लिए मुकम्मल आड़ और फायरी खंदकों के इस्तेमाल पर जोर था। रास्ते में सिर्फ एक मकाम ऐसा आया जहां हमें नशेब में उतरकर 50-60 गज का वो फासला तय करना पड़ा जो दुश्मन की पोस्टों के सामने आ रहा था।
वो जगह उबूर करके हम केदा गली की आखिरी चढ़ाई सर करने लगे। यहाँ सर्दी ज्यादा महसूस होने लगी थी। मैंने ट्रैक सूट के ऊपर गर्म जर्सी पहनी हुई थी। गर्म टोपी और मफलर तेज हवा से बचने के लिए सहारा दे रहे थे। दिन को खाना खाकर मैं जायजा लेने के लिए निकल गया। उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी। दोनों जानिब से टख टख काफी दिनों से मामूल बना हुआ था। हम खंदक में चलते हुए आखिरी मोर्चे तक गए। सिर्फ पहले और आखिरी मोर्चे में एक एक पहरेदार मौजूद था जो LMG के अकब में खड़ा होकर गाहे गाहे जवाबी ब्रस्ट निकाल देता। बाकी मोर्चे खाली पड़े हुए थे। मोर्चों के मोखों से मैं आगे का जायजा लेता रहा। इक्का दुक्का ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेदी झलक रही थी। नीचे नालों में भी चंद ऐसे मकाम नजर आए जहां अब तक बर्फ मौजूद थी और उसकी वजह उस मकाम पर धूप न लगना था। मेरे साथ पोस्ट 2IC सूबेदार अजहर मोइन खुद चक्कर लगा रहा था। मशवरा देते हुए कहने लगा, OP से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अगले इलाके का जायजा ले सकते हैं। मैं मुत्तफिक हुआ, कहा फिर वहीं चलते हैं। वो खुश दिली से OP की तरफ बढ़ गया जिसे हम पीछे छोड़ाए थे। फायरी खंदक और OP के बीच 10-12 गज की जगह ऐसी थी जहां नजरी या गोली की आड़ मयसर न थी। सूबेदार अजहर ने इत्मीनान भरे अंदाज में चंद कदम लिए थे। अलबत्ता मैं खंदक की आड़ में रुका रहा और जैसे ही वो आड़ में पहुंचा मैं सुरत से वो फासला तय करके उसके करीब पहुंच गया। सूबेदार अजहर मोइन के होंठों पर मानी खेज तबस्सुम उभरा। बोला, डर गए? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा इसे डर नहीं एहतियात कहते हैं। उसने कहा बुलंद किया, बोला कुछ नहीं होता यार। मैंने कहा यकीनन मान लेता अगर आपके 5 बंदों के जख्मी होने की इत्तला न मिली होती। वो शाकी हुआ, बोला उन्हें इस फासले को तय करते हुए गोली नहीं लगी थी। मैंने वजाहत की, सर बुरा न मनाएं तो मैं कहूंगा कि किसी को निशाना बनाने के लिए ये फासला काफी ज्यादा है और मैं अंदाजा नहीं लगा रहा, तजर्बा बता रहा हूँ। वो बोले, जानते हो सामने बुलंद तरीन जगह पर दुश्मन का बटालियन हेडक्वार्टर है जिसका फजाई फासला 2 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा ही होगा और बाएं लेफ्ट तुर्कियां पोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता उनके पास ऐसा स्नाइपर मौजूद होगा जो इतने फासले पर शिस्त बांध कर निशाना साध सके। मैं तकरार पर आमादा था। कहा, रेंज मास्टर का नाम सुना है? वो फख्र से बोला, कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, बल्कि OP में मौजूद है, देख कर यकीन कर सकते हो। मेरे मुंह से निकला, क्या? मैं सूरत से OP की तरफ बढ़ा। मुझे तकरार भूल गई थी। वो 8x8 फुट का बंकर था जिसकी दीवारों में पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था। 2-2.5 फुट चौड़ी दीवार जिसके गिर्द 2-3 गज मिट्टी की तह बिठाई गई थी। वो एंटी मटेरियल राइफल तो क्या रॉकेट लॉन्चर के हमले को भी सहार सकती थी। ये अलहदा बात है कि दुश्मन की पोस्ट से फासले के लिहाज से वो रॉकेट लॉन्चर की रेंज से दूर थी, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर की साकिन हदफ के खिलाफ रेंज 400 मीटर है। चाप सुनकर पहरेदार मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो दूरबीन आंखों से लगाकर सामने का जायजा ले रहा था। मेरे अक़ब में नमूदार होने वाले सूबेदार अजहर मोइन को देखते हुए उसने सैल्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी निगाहें मजबूत प्लास्टिक के बने काले बक्स की तरफ मुतवज्जे थीं जो मिट्टी के एक थड़े पर रखा था। मैं इजाजत मांगे बगैर आगे बढ़कर कैच खोलने लगा। लम्हा भर के बाद मेरी महबूबा सामने थी। मैंने मोहब्बत भरा हाथ उसकी मजबूत फौलादी बॉडी पर फेरा और फिर उसे बक्स से बाहर निकाल लिया। मेरी महवियत में अजहर साहब मुखिल हुए। बोले, यकीनन आपको पहली बार रेंज मास्टर देखने का इत्तेफाक हुआ है जो यूं पुरजोश लग रहे हैं। मैं चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, सॉरी सर, इजाजत के बगैर ही राइफल बाहर निकाल ली। वो फराख दिली से बोले, कोई बात नहीं यार, अगर चाहो तो फायर भी कर सकते हो। फिर हंसते हुए तंबीह की, लेकिन ध्यान रहे अच्छा खासा झटका लगता है, कभी कभार तो अनाड़ियों के कंधे भी तोड़ देती है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सच में? वो वसूख से बोला, सच कह रहा हूँ दोस्त, हमारे अपने यूनिट के एक सिपाही की हंसली की हड्डी टूट गई थी। मैंने वजाहत की। कहा, मैंने आपसे अव्वल जिक्र बात की तस्दीक चाही है, यानी क्या सच में फायर कर सकता हूँ? वो करीब हुआ, बोला, क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा, शायद इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ नरमी से राइफल की बॉडी से हटाया और राइफल माँ लियोपोल्ड साइट और बोल्ट के उठा के OP से बाहर निकल आया। याद रहे कि राइफल को जब भी पैकिंग बक्स में रखा जाता है उसकी टेलीस्कोप साइट उतार दी जाती है और राइफल का बोल्ट भी निकाल लिया जाता है। सूबेदार बोला, यहीं मौके से फायर कर लो ना। हैरानी से कहता वो भी मेरे पीछे बाहर निकल आया। मैंने कहा, वहीं से फायर करूंगा सर, पहले इसे फायर करने के काबिल तो बना दूं। ये कहते हुए मैं राइफल नीचे रख कर टेलीस्कोप साइट लगाने लगा। मेरे महारत से चलते हुए हाथ देखकर उसने बेसाख्ता पूछा, लगता है आप कोई स्नाइपर हैं? मैंने कहा, लोग मेरे बारे में ऐसा ही कहते हैं। टेलीस्कोप फिट करके मैंने जवान को आवाज देकर ग्राउंड शीट यानी नीचे बिछाने वाली सरकारी दर्री मांगी जो रेंज मास्टर के बक्स के नीचे बिछी देखी।
जी सर कहकर वो ग्राउंड शीट बाहर ले आया। मैं राइफल को बोर साइटिंग के लिए तैयार करने लगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी हथियार से दुरुस्त फायर करने के लिए उसकी सिफरिंग की जाती है, जिसके आम तौर पर 2 तरीके मुस्तामिल हैं, एक फायर करके और दूसरा बगैर फायर किए यानी बोर साइटिंग से। और दूसरा तरीका राइफल को जल्दी जीरो करने के लिए बहुत मुफीद है। सिगरेट की डिब्बी पर कोयले से जमा का निशान बनाकर मैंने 60-70 मीटर के फासले पर एक मोर्चे की दीवार के साथ लगाया और जरूरी कार्रवाई करने को राइफल के अकब में लेट गया। राइफल जीरो करने में मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। फायर करने के लिए मैंने मोखे को इस्तेमाल करने की बजाय ओपी की छत को तरजीह दी, क्योंकि मोखे में दिखाव महदूद होने के साथ राइफल सही तरीके से फिट भी नहीं हो पा रही थी। यूं भी लेट कर फायर करना मुझे ज्यादा पसंद है। मेरी दिलचस्पी और शौक देखते हुए सूबेदार अजहर ने मैगजीन से एमुनिशन का नया डिब्बा मंगवा लिया। एमुनिशन के हमरा ड्रॉप चार्ट मौजूद था। हर अच्छी कंपनी एमुनिशन के साथ ड्रॉप चार्ट जरूर रखती है। बहुत से लोगों के लिए ड्रॉप चार्ट यकीनन नई इस्तिलाह होगी। सादा अल्फाज में वजाहत करूं तो हर कंपनी गोलियों में जो बारूद भरती है वो अपने मखसूस पैमाने के मुताबिक भरती है, और उस एमुनिशन के मुताबिक कितने फासले के लिए कितने क्लिक्स टेलीस्कोप साइट पर लगाए जाएंगे उसका चार्ट भी साथ ही मुहैया करती है, जिसे ड्रॉप चार्ट कहते हैं। ड्रॉप चार्ट दस्तयाब न होने की सूरत में हर मुस्तनद स्नाइपर अपनी फायरिंग टेबल भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए एमुनिशन, रेंज और वक्त दरकार होता है। ये भी याद रखें कि ये बारीकियां सिर्फ स्नाइपिंग में ही देखी जाती हैं। असॉल्ट राइफल में ये बखेड़े नहीं होते। अजहर साहब मुस्तफसिर हुए, बोले, अरसलान भाई, मेरी जरूरत है या मैं ओपी से ही जायजा लेता रहूं? मैंने एतमाद से कहा, मैं संभाल लूंगा सर। मैंने मैगजीन भरी और राइफल पर चढ़ाकर अकब में लेट गया। फासला वगैरह मैं पहले से नाप कर एलिवेशन नॉब पर मतलूबा रीडिंग लगा चुका था। बटालियन हेडक्वार्टर का फासला 1972 मीटर बना था। राइफल का बट कंधे में फंसाकर मोनोपॉड को कंधे के मुताबिक एडजस्ट किया। कंधे को आगे दबाकर राइफल को 2 पाई और कंधे के शिकंजे में जकड़ा और हदफ की तलाश में आई ग्लास से मुनासिब फासला रखकर गाल बट पर टेक दिया। 2 किलोमीटर का फासला सिमट कर करीब आ गया था। लियोपोल्ड आम आंख से 25 गुना ज्यादा दिखाती है। गोया 2000 मीटर की दूरी 400 मीटर के बकदर रह जाती है। जवानिब की फायरिंग की वजह से दुश्मन खुले बंदों तो नहीं घूम सकता था, अलबत्ता फासला ज्यादा होने की वजह से ऐसी हालत में भी ज्यादा एहतियात नहीं बरती जाती। सबसे पहला शिकार मोर्चे से निकलकर रिहायशी बंकर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। फायरी खंदक की वजह से उसका आधा बालाई धड़ ही नजर आ रहा था। फायरी खंदक की आड़ से फायदा उठाने के लिए यकीनन उसे झुककर चलने का हुक्म मिला होगा, मगर झुककर चलने में जहमत होती है और इंसान आसानी ढूंढ लेता है। वो चूंकि चल रहा था इसलिए मुझे लीड लेने की जरूरत थी, और इंसानी रफ्तार के खिलाफ लीड लेने के लिए स्नाइपर का जाती तजुर्बा ही काम आता है। कोई नया स्नाइपर इतने फासले से किसी हरकती हदफ को निशाना बनाने का हौसला नहीं करता, मगर मुझे अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा था। अलबत्ता सर की बजाय मैंने कंधों पर शिस्त साधी। ट्रिगर दबाते ही गोली चलने का धमाका हुआ। राइफल के बट ने मेरे कंधे पर मोहब्बत भरी दस्तक दी और उसके साथ ही मैंने हदफ को गायब होते देखा। उसी वक्त सामने से 2 बंदे भागते हुए नजर आए और उनका मतवा नजर अपने जख्मी साथी को संभालने के अलावा कुछ न था। इस असना में मैं राइफल कॉक करके दोबारा शिस्त ले चुका था। दोनों में से किसी एक को ही निशाना बनाया जा सकता था कि वो तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए आ रहे थे। अलबत्ता वो सामने के रुख से भागते हुए आ रहे थे, इसलिए लीड लेने की भी जरूरत नहीं थी और हदफ भी चौड़ा मिल रहा था। उनके आड़ में पहुंचने से पहले मैं दोबारा ट्रिगर दबा चुका था। बाईं जानिब वाला एकदम उछलकर पीछे गिरा। उसकी छाती का शिगाफ मैं तसव्वुर की आंख ही से देख सकता था। उसके हमरा आने वाला ठिठक कर साकिन हुआ, मगर मेरे राइफल कॉक करने तक वो आड़ पकड़ कर गायब हो चुका था। सूबेदार अजहर साहब ने नारा बुलंद किया, कुर्बान शिम वरोरा, कुर्बान जाऊं भाई। उसका ताल्लुक करक से था। लम्हा भर के बाद वो छत पर पहुंचकर मेरे बाजू में लेट चुका था। लेटे लेटे मेरी पीठ थपथपाते हुए उसने तहसीन आमेज लहजे में एतराफ किया, मान गए भाई, मान गए वाकई। इसी दौरान दुश्मन के हेडक्वार्टर की तरफ से तेज फायरिंग शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।